हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और इनको आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह इनको इस्तेमाल करके जो मैनेजमेंट का हमारा रिलेटेड टास्क्स होते हैं उनको हम इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्कीम ऑफ लेक्चर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल की, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट उनका। देन आई विल टीच यू अ ट्रिक। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इन प्रिंसिपल्स को बहुत ईजीली याद कर सकते हैं और फिर हम सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स आपके पास फ्लैश हैं यहाँ पर पूरे 14। एट द एंड आई विल समराइज द लेक्चर और मैं फिर आपको असाइनमेंट दूंगा। चलिए आइए क्लास आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन इस्तांबुल इन 1841। हेनरी फ्योल जो थे वो एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के, और जिन्होंने सब्जेक्ट को हाईलाइट किया और मैनेजमेंट की ज़रूरत को समझा। इस्तांबुल के अंदर ये पैदा हुए 1841 में। एंड ही वॉज 19 ही बिगैन वर्किंग एज एन इंजीनियर। बाय प्रोफेशन हेनरी फ्योल इंजीनियर थे और जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने एज ए इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया माइनिंग कंपनी के अंदर फ्रांस में। He eventually became the director at a time when the mining company employed more than 1,000 people. वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए, माइनिंग कंपनी के, जहाँ पर वो एज एन इंजीनियर इंडक्ट हुए थे और फिर उसके बाद उनके अंडर में 1,000 लोग दे दिए गए जिनसे उन्हें माइनिंग के टास्क परफॉर्म करवाने थे। Through the years, Fayol began to develop what he considered to be the 14 most important principles of management. और जिस तरह उनका सफ़र बढ़ता गया आगे तो उन्होंने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके जिनके ऊपर अमल करके कोई भी आदमी एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, और उसके ऊपर उन्होंने थ्रू एक्सपीरियंस उसको सीखा और उस पर काम किया। Essentially, these explained how managers should organize and interact with staff. ये बेसिकली इसमें जो इम्फेसिस है वो आपने पढ़ा कि 4 रिसोर्सेज है मैनेज होती हैं जिनको मैनेज करना होता है। उसमें मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी होता है। ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये लिंक करते हैं लोगों के साथ किस तरह से डील करना है आपने, मैनेजर्स कैसे अपने स्टाफ के साथ डील करते हैं और उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकें, मैक्सिमम परफॉर्मेंस हासिल कर सकें, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टास्क्स को परफॉर्म कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। क्योंकि आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर हम डिस्कशन हमारा यही होता है और मेजर हमारा जो फोकस है उसी पे होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करते हैं। इन 1916, 2 years before he stepped down as director, he published his 14 principles of management in the book Administration Industrial et Journal. उन्होंने एक किताब इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एट जर्नल, ये एक किताब उन्होंने लिखी और इसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और फर्दर उनको डिफाइन किया 1916 में। यानी यहाँ से आपको बताता भी चलूँ कि ये वो टाइम है 16 जो है कि इसके अंदर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी और इसके चंद ही दिन बाद 4 साल बाद 1920 के अंदर जो है वो दुनिया को एक और धचका लगा जब स्पेनिश फ्लू जो है उसका दुनिया के ऊपर हमला हुआ। तो अभी कोरोना है तो आपको कुछ टाइमलाइन का अंदाजा हो जाए। Fayol also created a list of the 6 primary functions of management, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग है। ये जो साइकिल है ये भी हेनरी फ्योल ही इसके मौजूद कहलाते हैं। चलिए आगे चले। ट्रिक इसको याद करने की, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स में बड़ा डिफिकल्ट है याद करना। ट्रिक टू रिमेंबर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। Here I want to share trick to remember 14 principles of Henry Fayol. You just have to learn one sentence. एक सेंटेंस आपने अगर मेमोराइज कर लिया
तो आप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरह मेमोराइज कर सकेंगे। और ये सेंटेंस आपको नीचे दिया हुआ है, डैड यू सी यूएसएसआर OIC। ये जो एक बिगिनिंग में जो एक वर्ड है, हर वर्ड का एक मतलब है, जो आगे चल के हम लेक्चर में फर्दर चलेंगे। जैसे पहला जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क है, दूसरा जो है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा जो डी है वो क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है। तो वो सारा हमने डिवाइड किया हुआ है, और हम जो है वो उससे फिर फर्दर यू से यूनिटी ऑफ कमांड है, सी से सेंट्रलाइजेशन है, फिर उसके बाद यू आ गया जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना है। फिर उसके बाद जी एस से आ गया जी आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, सही है ना। फिर आ गया जी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर रेमुनरेशन आ गया जी। फिर ओ से आ गया जी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर आपको जो जो इंसेंटिव ये आपके आगे पीछे हमने शो भी किया हुआ है। ओ से आपके पास आ गया जी ऑर्डर, आई से आपके पास आ गया जी इनिशिएटिव, एस से आपके पास आ गया स्केलर चेन, और ई से आपके पास आ गया जी इक्विटी, और लास्ट जो ये उससे आ गया जी स्प्रेड डी कॉर्प्स यानी टीम वर्क। तो अभी आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपके आगे डायग्राम दी हुई है, ये बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का। अगर आप ये डायग्राम याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको इसमें क्या है जी पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो शो किए हुए हैं, सही है। तो इजीली आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। पहला प्रिंसिपल है जी डिवीजन ऑफ लेबर। व्हेन एम्प्लॉइज आर स्पेशलाइज्ड, output can increase because they become increasingly skilled and efficient। अगर आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ट्रेजरी अलग है, अकाउंट्स अलग है, फाइनेंसेस अलग हैं, पब्लिक डीलिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, और एम्प्लॉयज उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में डिप्लॉय होते हैं, तो वो उस विद टाइम वो एक तरह का उस स्किल में जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, उसके अंदर वो एक जो है वो एक्सेलेंस हासिल कर लेते हैं, और वो बड़े इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड। तो ये स्किल्ड लोग होते हैं, यहाँ पर स्किल आपके इंक्रीज कर जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आप अपनी लेबर को डिवाइड कर देते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन की लेबर अलग है तो उनको पता है कि जी मशीनें कैसे ऑपरेट करनी है। अकाउंट्स में लोग अलग हैं जिनका काम कुछ और है, सही है ना। अकाउंट के अंदर आपने वर्क डिवाइड किया, वो बैठ के पेपर पे काम करेगा, वो कंप्यूटर पे काम करेगा, वो सारा कैश फ्लो को मेंटेन करेगा। लेकिन जो प्रोडक्शन वाला है वो वेल्डिंग भी कर रहा है, वो मिलिंग भी कर रहा है, ड्रिलिंग भी कर रहा है, रिपेयरिंग भी कर रहा है, उसके सारा टास्क अलग होगा। तो उस डिपार्टमेंट में रहते 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 वो एक एक्सेलेंस अचीव कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लेबर को, आप अपने वर्क को डिवाइड कर दें, ताकि आप उस डिपार्टमेंट में जो पर्सन डिप्लॉय कर रहे हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो स्टाफिंग कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की, तो वहाँ के लोग वहाँ रह रह के वो एक एक्सीलेंस एक्वायर कर लें जो भी टास्क को परफॉर्म करते हैं उसके अंदर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अथॉरिटी कहते हैं। मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। अगर आप कोई मैनेजर बनाते हैं, कोई टॉप मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स बनाती है, तो उनको अथॉरिटी भी दे कि वो लोगों से पूछ सकें कि आपने ये टास्क किया है, नहीं किया है। नहीं किया तो दे शुड हैव सम पावर टू पनिश देम। वो उनकी छुट्टी बंद कर दें, वो उनको कोई लेटर दे दें, वो उनके बोनसेस के ऊपर पाबंदी लगा दें। इससे क्या होगा कि लोगों पर जब आप इस तरह से सख्ती करेंगे, लोगों को, मैनेजर्स को अथॉरिटी देंगे, तभी लोग डरेंगे एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग। Managers must have the authority to give orders, but they must also keep in mind that with the authority comes responsibility। मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दे सके, लेकिन मैनेजर्स को अपने जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप अपनी पावर को इररिस्पॉन्सिबली यूज नहीं कर सकते। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी अथॉरिटी को यूज किया नहीं, मतलब यूज किया, तो उससे उल्टा आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। डिसिप्लिन,
Discipline must be upheld in organizations, but methods for doing so can vary. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयज को, आपको टाइमिंग के लिहाज से, आपने कब आना है, पंक्चुअलिटी के लिहाज से, तो वो सारे प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक पर्सन है वो प्रॉपरली डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो नहीं करता बल्कि उनको वायलेट करता है, दूसरे लोग देखेंगे वो भी ये काम करना शुरू कर देंगे और फिर ये एक एक इफेक्ट होता है, चेन रिएक्शन होता है और ये जब फैल जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन में लाना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। और डिसिप्लिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको फिर जो है ना उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी जो है ना वो अफेक्ट होती है उससे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आगे जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, तो वो अपने प्रॉफिट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल जो है उनको अचीव करे, तो वहाँ पर डिसिप्लिन की, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की बड़ी अहमियत है। आगे चलते हैं जी। यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉयज शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर। एम्प्लॉयज जो है, एक चेन होती है आपके पास सुपरवाइजर्स की, एक चेन होती है मैनेजर्स की, असिस्टेंट मैनेजर है, उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर है, उसके बाद जी जनरल मैनेजर है, उसके बाद जी उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर है। यानी आपके पास एक चेन होती है और उस चेन के अंदर आप जो है आपके पास एम्प्लॉइज होते हैं और वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो अगर चेन नहीं है आपके पास तो, और वो उस आपके एम्प्लॉइज की एक स्केलर चेन नहीं बनी हुई, और अगर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो अंडर वन बॉस काम नहीं कर रहे, वन मैनेजर, तो एक मैनेजर कहेगा जी ये काम करते हैं, दूसरा कहेगा ये काम करते हैं, तीसरा कहेगा ये काम, एम्प्लॉय बैठ जाएगा, वो कहेगा जी मैं कोई भी काम नहीं करता। तो एम्प्लॉइज को जो आप रख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कौन उनका बॉस है। उनका एक ही बॉस होना चाहिए जिसको वो आंसरेबल हो, वही उनको पनिशमेंट दे, वही जो है वो उनको बेनिफिट दे। तो वो एक सिंगल पर्सन होना चाहिए, वही जो है वो इनकी एनुअल एफिशिएंसी रिपोर्ट भरे कि भाई इन्होंने साल में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस की, वही उनको प्रमोशन के लिए रिकमेंड करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, आपके ऊपर एक बॉस नहीं होगा और सारे लोग सीनियर जो हैं वो एक किसी भी एक बंदे को 3-4 लोग ऑर्डर दे रहे होंगे, तो वो फिर किसी का भी सही तरह से काम नहीं कर सकेगा और इवेंचुअली ये एक जो है ना इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगी। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है जी? सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन को समझना पड़ेगा। When the power to take decision rests with the top management, it is called as centralization. जब भी डिसीजन जो है वो मेकिंग पावर वो अगर टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि मैनेजमेंट के, और आगे हमारा लेक्चर भी इसी टॉपिक पर है नेक्स्ट जो आ रहा है, कि मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल होती है और देन फिर आपकी लाइन लेवल मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। ये 3 लेवल्स होते हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जब तमाम तर डिसीजन मेकिंग उसके पास होती है तो ये सेंट्रलाइजेशन होता है। When the power to take decision is given to the person performing the job, it is called as decentralization. जब पावर जो है परफॉर्म कर, जो भी बंदा टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके पास होगी तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपने एक मार्केटिंग मैनेजर था, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस की कि जी आपने इस तरह से काम करना है, तो अब वो उसी को फॉलो करता रहेगा गाइडेंस को, और वो देख रहा है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे देख रहा है कि ये जो मार्केटिंग पॉलिसी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हमें टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो मीटिंग की थी उसमें दी थी वो इफेक्टिव नहीं है और उससे ग्राउंड पे सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है वो कुछ भी नहीं कर सकता। द मोमेंट वो वायलेट करेगा पॉलिसी से और अपनी कोई टैक्टिक, अपनी कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेगा उस लेवल पे, तो फौरन ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से कि जी आप हमारी जो गाइडलाइंस हैं पॉलिसी उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सही है, अगर टॉप लेवल की आपने वो की तो फिर इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन पे हम जाते हैं कि जो बंदा ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो एम्प्लॉई
जो मार्केटिंग मैनेजर फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे काम कर रहा है और वो देख रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सा मेथड यूज होगा जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करके और मैक्सिमम सेल्स अचीव कर सकते हैं, तो वो कामयाब चीज को आप अडॉप्ट करें, कामयाब पॉलिसी को अडॉप्ट करें, वो मैनेजर भी कामयाब होगा और उसकी जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस होगी उसकी वजह से सेल्स इंक्रीज होंगी, प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके से कंपनी भी कामयाब होगी। तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये दो एक्सट्रीम्स है। एक तो आप जी अगर नुकसान होता है और टॉप लेवल के फैसले पे नुकसान होता है तो वो सारा जो इल्जाम है वो सेंट्रलाइजेशन को जाता है, और अगर टॉप लेवल की पॉलिसी पे कामयाबी होती है तो सारा क्रेडिट सेंट्रलाइजेशन को जाएगा। अच्छा, अगर एम्प्लॉय जो है उसके लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन करके आपने उसके लेवल पे आपने किया काम, सारा पॉजिटिव जो है वो कामयाब हो गया, सारा जो पॉजिटिव फीडबैक है, जो सारी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, वो उसके ऊपर जाएंगे, उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो किसी तरह उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो उसने फॉर्मुलेट की थी वो फ्लॉप हो गई, तो सारी जिम्मेदारी उस बेचारे गरीब एम्प्लॉय पे डाल दी जाएगी जो मार्केटिंग मैनेजर जो फील्ड के अंदर ऑपरेट कर रहा था, कि जी आपने कंपनी को करोड़ों का नुकसान कर दिया अपनी पॉलिसी की वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्योल ये कहते थे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो एक्सट्रीम्स हैं और उनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। फ्योल इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ बैलेंस होना चाहिए दोनों के दरमियान। और उस बैलेंस के नतीजे में क्या होगा, बैलेंस के नतीजे में दोनों जो लोग हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो फील्ड में एक मैनेजर काम कर रहा है, उन दोनों में कुछ चीजें उस टॉप लेवल की मानी जाएंगी, कुछ चीजें उस मैनेजर की मानी जाएंगी। ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग होगी जब दोनों में बैलेंस होगा और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करेगी। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली सेंट्रलाइज ना हो और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज ना हो, बल्कि इन बिटवीन हो। देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द टू डिपेंडिंग अपॉन द साइज। उनके दरमियान मैच होना चाहिए। कुछ चीजें सेंट्रलाइज, कुछ चीजें एम्प्लॉय सेट करें और कुछ चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट बताए उन्हें। सही है ना। नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, उसके ये किस पे डिपेंड कर रही है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपके साइज पे डिपेंड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके नेचर पे, वो क्या काम कर रही है, क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, किस चीज की प्रोडक्शन है, वो कोई शू प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बाटा सर्विस, या कोई वो जो है वो फूड चेन है, मैकडोनल्ड या केएफसी। तो उनकी जो डिसीजंस हैं उन पे और उनकी जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी ऊपर बड़ा इम्पैक्ट इसका भी पड़ेगा। और लोकेशन ऑफ बिजनेस, वो किस जगह पर आप कर रहे हैं, वो अफ्रीकन कंट्री है, वो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में कहीं आप कर रहे हैं बिजनेस, उनका एक तरह से सोच है लोगों की और एक तरह से उनको डील। आप किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या वहां पर आपका बिजनेस है, तो फिर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा और डिफरेंस होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कंपनी के अंदर एक डायरेक्शन में वो काम नहीं करेगी तो वो कामयाब नहीं होगी। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, सारे एम्प्लॉयज को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है। टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर। जो टीम्स को, जिस टीम को आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिया है, वो सारी एक सुपरवाइजर के अंडर, एक मैनेजर के अंडर काम करे और एक प्लान को यूज करे। ये नहीं है कि एक टीम एक प्लान यूज कर रही है, दूसरी दूसरा प्लान यूज कर रही है, ये कामयाब नहीं होगा जब तक फोकस आपका नहीं होगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दिस विल इंश्योर दैट एक्शन इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। ये इंश्योर करेगा जब आपका एक हेड होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी जो है ना वो सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे होंगे, आप सेम प्लान आप फॉलो कर रहे होंगे, सेम डिसीजन मेकिंग डिसीजंस आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी
आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एडवांस करेंगे और एज अ रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। वजह क्या है कि आप एक तरफ जा रहे हैं सारे। अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ परफॉर्म करेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रीच दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम, और जो आपने सेट किए हैं उन्हीं के मुताबिक, वही स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आपने सेट किए हुए हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल फर्द का जो इंटरेस्ट है उसको नीचे रखना है, बैक पे रखना है, जनरल इंटरेस्ट को आगे रखना है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन रूल सेट है कि भाई अगर एक पर्सन एक लिमिट से ज्यादा सेल्स करता है, टारगेट को अचीव करके आगे जाता है, तो उसको बोनसेस मिलेंगे। और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका एक जनरल, उसका अपना भी एक टास्क है, तो एम्प्लॉय ने अपनी जो बोनस है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको पीछे रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क अचीव करना है, जो टास्क उसको मिले हुए हैं उनको उसने आगे रखना है कि इनको हमने अचीव करना है। द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन दोस ऑफ द ग्रुप। एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन के जी आप एक ग्रुप का जो इंटरेस्ट है। दिस इंक्लूड्स मैनेजर्स, मैनेजर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को ना रखें सामने, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट को सामने रखें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो है वो अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हैं वो फेल हो जाती है, वो अपने टास्क अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कर देता है जनरल इंटरेस्ट को। द इंडिविजुअल शुड सबऑर्डिनेट सेल्फ इंटरेस्ट टू द जनरल गुड। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो सबऑर्डिनेट रखे, उसको मातहत रखे, उसको पीछे रखे एज कंपेयर टू द जनरल गुड जो है, जनरल इंटरेस्ट जो है। स्केलर चेन, एम्प्लॉइज शुड बी अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की or chain of command. The line of authority from top management to the lowest ranks represent the scalar chain. Communication should follow this chain. ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये पिरामिड स्टाइल होती है, सही है ना। टॉप पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर आपके पास जो है वो जनरल मैनेजर्स हैं, फिर आपके पास सीनियर मैनेजर्स हैं, फिर आपके पास जो है वो उनके नीचे एम्प्लॉइज हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक अ पिरामिड, पिरामिड शेप होती है उसकी, सही है ना। और एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, हायरार्की से मिसाल देता हूँ, जैसे आपको कैथोलिक चर्च बड़ा है, उसमें उसकी हायरार्की है, उसके अंदर पोप है, उसके नीचे कार्डिनल्स हैं, उसके नीचे आर्क बिशप्स हैं, फिर बिशप्स हैं, फिर प्रीस्ट हैं, फिर एबट्स हैं, मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, रेवरेंड्स हैं। तो उसमें एक हायरार्की बनी हुई है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है, एडमिरल, वाइस एडमिरल, देन तो हायरार्की बनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। और जैसे मिलिट्री में हायरार्की होती है, एयरफोर्स में, फोर्सेस में होती है। तो उस और एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किस जगह है। वो जस्ट एक एम्प्लॉय है, वो ट्रेनिंग मैनेजर है, वो असिस्टेंट मैनेजर है, वो जनरल मैनेजर है, वो किस जगह पर खड़ा हुआ। इसको स्केलर चेन कहते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो रैंक्स आप डिफाइन किए होते हैं। और कम्युनिकेशन में इस चेन को फॉलो किया जाता है, स्केलर चेन को। आप कम्युनिकेट जब करेंगे तो आप डायरेक्टली जाके अपने क्या कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर से एक एम्प्लॉय नहीं मिल लेगा अगर उसको कोई सजेशन देना है। फॉर्मल ये तरीका नहीं होता, बल्कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा। वो अपने ऊपर जो, उसके ऊपर जो मौजूद है बॉस, उससे बात करेगा, और देन वो अपने ऊपर वाले से बात करेगा, और इस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे। आगे चलते हैं जी।
रेमुनरेशन, वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर सर्विसेज, वर्कर्स को फेयर वेज या जो है वो सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए उनकी सर्विसेज के लिए। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन फेयर रेमुनरेशन फॉर एवरीवन। एम्प्लॉय की जो सेटिस्फैक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो कभी भी आपका बिजनेस प्रोग्रेस नहीं करेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो उसी वक्त होगी उसको जब वो समझेगा कि मुझे फेयर सैलरी मिल रही है मेरे स्किल्स के मुताबिक, मेरी परफॉर्मेंस के मुताबिक। दिस इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। इसमें फाइनेंशियल कंपनसेशन भी होती है, जैसे आपने उसको बोनस दिया, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, तो उसमें आपने उसको फाइनेंशियल भी आ जाती है, बोनसेस आ गए, सैलरी उसकी इंक्रीज कर दी आपने। और नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन बेनिफिट्स जो होते हैं दूसरे, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, अच्छी उसको इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया, कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड कर दिया, उसको पीपीईज प्रोवाइड कर दिए, सही है ना। ये सारी चीजें भी उसकी उसके रेमुनरेशन का एक हिस्सा है, वो प्रोवाइड कर दी उसको आपने। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कर दी उसको, कार कन्वेंस आपने प्रोवाइड कर दिया। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर जब आप आ रहे होते हैं तो वो कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो ये भी एक रेमुनरेशन का हिस्सा होता है। आगे चलते हैं। ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑर्डर ये होता है कि इट्स लिंक विद कि आपका जो है वो आपके लोग और आपके जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपर जगह पे रखे हुए हों, प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर हो, ताकि उनको आसानी से एक्वायर करके और उनको यूटिलाइज किया जा सके। द वर्क प्लेस फैसिलिटीज मस्ट बी क्लीन, जहाँ पर लोग काम करते हैं वो साफ होनी चाहिए, डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए क्लीननेस के लिए। टाइडी एंड सेफ फॉर एम्प्लॉइज, वो क्लीन भी हो, टाइडी हो और सेफ भी हो। सेफ्टी को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। आपको पता है ओशा, आईओश, नीबॉश, ये सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स हैं और ये सर्टिफिकेशंस कराते हैं सेफ्टी की। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सेफ्टी रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो जो सिस्टम है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज की सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। वरना कराची में साने बिल्दिया बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें हुआ ये था कि जी प्रॉपर जो है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। करोड़ रुपए का वो टेक्सटाइल मालिकान मेमन सेठ जो थे वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन चंद लाख रुपए की उन्होंने जो है ना सेफ्टी किट्स अवेलेबल नहीं की, कोई एग्जिट नहीं था, फायर एग्जिट फैक्ट्री के अंदर, और जितने भी लोग थे जब आग लगी सारे के सारे लोग उसमें आग लग के मर गए। ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और जब आग लगी और फिर उसमें लोग कहते हैं कि जी जब आग लगी तो जो मालिकान थे उन्होंने कहा जी ये कहीं पैसे वगैरह लेके ना लोग चले जाएं या क्या हो, उन्होंने उसको लॉक कर दिया, बाहर से गेट्स जो थे उनको लॉक करके वो चले गए और वो मदद बुलाने लगे और उसके बाद वो सारे लोग जल के अंदर मर गए। तो बहुत बड़ा एक मसला हुआ और इसीलिए हुआ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो चेक नहीं रखती। फैक्ट्रीज में लोग जाके देखते नहीं है कि जी वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट है, क्लीनलीनेस का क्या ख्याल वहाँ पर इंतजाम रखा गया है कि नहीं रखा गया। फूड प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं और वहाँ पर साथ में ही टॉयलेट होता है। वर्कर्स की कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो ये सारा ऑर्डर में आता है। एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस, हर चीज अपने प्लेस पे होनी चाहिए। सेफ्टी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। इनिशिएटिव, समटाइम्स ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। कभी कभी जो आइडियाज हैं, और आपको पता है कि आइडिया मेन इंपॉर्टेंस रखता है आजकल के बिजनेस में, जो न्यू आइडियाज हैं वो ऐसी जगहों से आते हैं कि जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। कोई एम्प्लॉय है लोअर लेवल का और उसने कोई ऐसा आइडिया दे दिया जो कि बड़ा काम का है, सही ना। तो इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा सजेशन बॉक्स लगे होते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट।
इसको कहते हैं हम जापानीज लैंग्वेज में काइजन। काइजन इसीलिए किया जाता है ताकि हम मासाकी इमाई आपने सुना होगा, बहुत मशहूर जापानीज फिलोसोफर था, उसने काइजन की फिलोसफी दी थी। तो वो काइजन, और अब जब आप इनिशिएटिव आप लेते हैं तो उसके ऊपर उन लोगों को इनाम दिया जाता है जो न्यू आइडिया लेके आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर 10 और लोग भी एक नई आइडियाज के साथ सामने आते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक पुराने तरीके से चल रही होती है और सैचुरेट हो जाती है, और उसमें बड़ी कम जगह होती है नए आइडियाज की। वो हमें बड़ा, जब नए आइडियाज लेके आते हैं और उन पर हम अमल करते हैं तो हम आगे जाते हैं, प्रोग्रेस होती है। क्योंकि स्टेगनेंट वाटर स्टिंक्स, खड़ा पानी जो है उसमें बदबू आ जाती है जबूत जब होता है उसमें। The management must encourage its employees to take initiatives in the organization. मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को इंकरेज अपने करती है एम्प्लॉइज को कि वो इनिशिएटिव लें ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएट मीन्स कोई नई चीज लेके आना, कोई इनिशिएट मीन्स कोई पहला कदम, पहला स्टेप, सही है ना। तो वो मैनेजमेंट उनको कोई अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को इंकरेज करती है। और वो मैंने बताया कैसे बोनसेस देती है काइजन, आपको मैंने बताया कि वो उनको बोनसेस देती है और उनको फायदे देती है ताकि वो न्यू आइडिया लेके आए, और उन्हीं की बेस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे जाती है और प्रोग्रेस करती है। इट विल मेक देम फील वैल्यूड एंड डेवलप देयर इंटरेस्ट। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जो एम्प्लॉई है वो समझता है कि मुझे वैल्यू दी गई है, मेरे आइडिया को सुना गया है, मेरे इनिशिएटिव को जो है वो एक्सेप्टेंस मिली है टॉप लेवल पर, और उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, इनकरेज इनिशिएटिव अमंग ट्रेनी मैनेजर्स। यानी एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशंस में कि जिसमें वो सजेशंस प्रोवाइड करें, और इससे जो ट्रेनी मैनेजर्स हैं या जो और भी हमारा स्टाफ है लोअर लेवल का या मैनेजर्स हैं, उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो इनकरेज होंगे कि वो इनिशिएटिव लें, वो कोई नई चीज करें, वो किसी नई चीज की तरफ पहला कदम लें, और इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस करेगी। चलिए आगे आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एन एम्प्लॉय इज एबल टू डिलीवर बेटर व्हेन ही इज सिक्योर इन हिज जॉब। एम्प्लॉय उस वक्त डिलीवर कर सकता है जब वो अपनी जॉब पे सिक्योर होगा। अगर उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको कि मैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ काम करूंगा, तो वो फिर अपना इंटरेस्ट उस जगह पर नहीं देगा। वैसे इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे टू देयर एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद द प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉइज को वो जॉब सिक्योरिटी दे अलॉन्ग विद ए प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के प्रॉमिस के साथ कि जी आप फर्दर ग्रो करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी इंटरनेशनली सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से, ये काम है, और आपकी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपने यकीन दिलाना है अपने एम्प्लॉय को, आपने, ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ सर्व करे, और एज अ रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो समझेगा बेहतर तरीके से, एक्सपीरियंसेस से लर्न करेगा, और वो फिर एक्सपीरियंसेस जब यूटिलाइज करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को आपकी। मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर इज इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू द मैनेजमेंट एज वेल। ये जो आप जब उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देंगे अपने एम्प्लॉय को, उसको जॉब सिक्योरिटी देंगे, तो वो जो एम्प्लॉय होगा उनका जो टर्नओवर है, यानी कि वो टर्नओवर मींस कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो कम हो जाएगा, और ये आपकी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इक्विटी, मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जो हैं वो फेयर भी हो और वो काइंड भी हो सबऑर्डिनेट्स के साथ।
जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, जहां तक उसकी हेल्प कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय की उसको करें, और वो डिफरेंस ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें बिटवीन द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन रिलीजन, सेक्ट, बेस्ड ऑन जेंडर। ये आपके आगे पिक्चर में यही बता रहे हैं कि वो इक्वली ट्रीट करें, जेंडर वाइज भी इक्वली ट्रीट करें, सेक्टेरियन डिफरेंसेस पे इक्वली ट्रीट करें, रिलीजियस डिफरेंसेस पे। मैनेजर शुड बी फेयर टू स्टाफ ऑल टाइम्स। मैनेजर को स्टाफ के साथ फेयर होना है। जितना वो फेयर होगा तो उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी। बोथ मेंटेनिंग डिसिप्लिन एज नेसेसरी एंड एक्टिंग विद काइंडनेस वेयर अप्रोप्रिएट। वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करे, लेकिन वो साथ में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसके साथ उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसका मसला भी, उसका सोल्यूशन भी दे। ये कहलाती है जी इक्विटी, जस्टिस, काइंडनेस एंड इक्वालिटी। ये तीन लफ्ज अपने जहन में रख रहे हैं इक्विटी को जब भी आपके सामने आए तो। लास्ट पे आते हैं जी, 14th पॉइंट जो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है इसका मतलब है टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। टीम वर्क जब तक नहीं होगा और हीरोइज्म का दौर चला गया, हीरोइज्म एंड हीरो वर्शिप का दौर चला गया कि एक आदमी हीरो है जी, सारा काम उसने किया, नो। आजकल सारा काम ही टीम वर्क का है। लीडर अपनी टीम को लीड करता है, टीम लीड अपनी टीम को लीड करता है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके लोगों में ऑर्गेनाइजेशन की टीम स्पिरिट हो, वो आपस में टीम वर्क करना जानते हो, उनमें आपस में यूनिटी हो, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलें, सबरी पर आ जाते हैं आज के लेक्चर की। फ्योल डेवलप what he considered to be 14 most important principles of management. Fayol was a management scientist and he developed these 14 points, 14 principles of management, ताकि इसको जो है वो इससे नॉलेज हासिल करके मैनेजर्स इजीली अपने टास्क जो है मैनेजमेंट रिलेटेड उनको मैनेज कर सके। यू जस्ट हैव टू लर्न वन सेंटेंस टू रिमेंबर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। अगर 14 प्रिंसिपल्स अगर आपको याद करने हैं तो आप एक सेंटेंस बस याद कर लें। एंड दिस सेंटेंस इज गिवन बिलो। ये नीचे लिखा हुआ है, डैड यू सी यूएसएसआर। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि सन जो है वो अपने फादर से कह रहा है डैड यू सी यूएसएसआर, बाबा आपने यूएसएसआर को देखा है? डैड ने क्या जवाब दिया? डैड रिप्लाइड, क्या जवाब दिया डैड ने जी? ओ आई सी। सही। तो ये एक छोटा सा जुमला है और इसकी मदद से आप सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो इस जुमले के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो है ना वो छुपे हुए हैं आपके पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज आपको असाइनमेंट में यही दे रहा हूं कि आपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, याद करना है। थैंक यू क्लास। अस्सलाम वालेकुम।